हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन विजय, पीवी सर, फिजिक्स फैकल्टी, मोशन कोटा। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा 18 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पेपर को विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल है द डीके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज। बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट जो न्यूक्लियस है उससे रिलेटेड सवाल है। न्यूक्लियस में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस जो है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, कंटिन्यूसली डीके करता है। और डीके करने के लिए जो n/z है ना, तो किसी भी न्यूक्लियाई के लिए जो n/z है, n यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये जो रेशो है जिसके लिए ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके लिए कम होगा वो कम स्टेबल होगा। तो हम बात करें कि ऐसा न्यूक्लियाई जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, अब प्रोटॉन ज़्यादा है तो z ज़्यादा होगा। z ज़्यादा होने की वजह से ये जो रेशो है ये क्या आएगा, उसका कम आएगा। जबकि कोई भी न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको क्या करना चाहेगा, ज़्यादा करना चाहेगा। तो कोई भी न्यूक्लियाई अपने प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं उनको क्या करेगा, डीके करेगा किसकी फॉर्म में, न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में, ताकि न्यूट्रॉन्स के नंबर बढ़ पाए और प्रोटॉन्स के नंबर कम हो पाए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर डिक्रीज़ होंगे, तो ओवरऑल ये रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा और न्यूक्लियाई मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से डीके को प्रोसीड करता है। और ये सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द न्यूक्लियस ही पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा 3। तो 3 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द इक्वल स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ द मासेस m2 रेशियो m1। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है, कॉलिजन का सवाल है। आपको बोला है कि दो मासेस हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 एट रेस्ट। मतलब ये वाला जो पार्टिकल ये रेस्ट पर ऐसा क्वेश्चन में गिवन है और ये इधर से मूव कर रहा है। सपोज किसी रफ्तार में मान लेता हूँ कि u रफ्तार से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड ऑन अपोजिट डायरेक्शन। अब आप कोलिजन के बाद क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सिंपल यहाँ पर हमें क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन, ये लगाकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली m2 और रेशो m1 यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ये दो बॉल्स आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक कर रही है, ये रेस्ट पर ही u1 स्पीड से आ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो ऐसे लिख दिया। तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। और फाइनली वापस से इक्वेशन में पुट करके m2 और m1 का रेशो यहाँ पर 3:1 आ गया, जो कि ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको बोला है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। बेसिकली बहुत कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है उसमें बेसिकली जो वेव ट्रेवल करती है उसके लिए जो वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर यूज़ किया जाता है, उससे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है डायरेक्शन हमें गिवन है वाई डायरेक्शन। तो हमें बताना है कि कौन सा पैर पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, जिससे आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी डायरेक्शन क्या मिले, उसके डायरेक्शन मिले वाई डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है सी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी हमें ई और बी गिवन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें देखना है कि वो अलोंग वाई डायरेक्शन किस पॉसिबल पेयर में आ रहा है। तो जिस पॉसिबल पेयर में ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है, दैट मीन्स सी जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए, अलोंग वाई एक्सिस, दैट मीन्स जे कैप और माइनस जे कैप कुछ भी आ सकता है, वो पॉसिबल पेयर यहाँ पर होगा। तो आप ध्यान से देखिए। तो जैसे कि मैं बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट वाला एक्स और जेड। ठीक है, तो देखिए डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक्स है और ये वाला वाई है और बाहर की तरफ जो एक्सिस है वो जेड है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है, तो मैं ऑप्शन 1 के बारे में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 देखिए ई क्रॉस बी जो है, ओके,
तो देखिए इस ऑप्शन 1 में जो पहला पेयर है वो आपको गिवन है ई एक्स और बी जेड। तो पहले अपने राइट हैंड की फिंगर्स को हम क्या रखेंगे, ई एक्स के अलोंग रखेंगे और बी जेड की अकॉर्डिंग कर्ल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो ई एक्स जो है वो क्या इस तरफ है, यस, और बी जेड की तरफ सर बाहर की तरफ। तो जो थंब है वो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग है, यस। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ वाई एक्सिस बोला है, तो वाई एक्सिस अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, दैट मीन्स प्लस जे और माइनस जे, प्लस जे कैप और माइनस जे कैप दोनों पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल के लिए जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हुआ। दूसरा ऑप्शन है ई जेड और बी एक्स, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और ये इधर है एक्स की तरफ, तो ये राइट हैंड को हम कर्ल करेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स वाई एक्सिस। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। सिंपल डायरेक्शन बेस्ड सवाल था और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको बोला है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m इज wrapped with an extensible light string and placed in the rough inclined plane as shown the figure. The frictional force acting between the cylinder and the inclined plane is, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4, ठीक है। ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। देखो फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल है, बट हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन से ये कनेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बोल रखा है कि ये एक सिलेंडर है, उसको आपने क्या करा है, इंक्लाइन पर इस तरह से एक थ्रेड की हेल्प से रैप कर रखा है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो इधर की तरफ टेंशन T लग रहा होगा और इधर की तरफ फ्रिक्शन स्मॉल f लग रहा होगा, ठीक है। और नीचे की तरफ mg इधर नीचे लग रहा होगा, तो mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं, ठीक है। और फ्रिक्शन उधर लग रहा होगा और फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या म्यू इंटू एन होगा, एंड म्यू एन क्या होगा, बेसिकली म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कंसिडर करता हूँ, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कंसिडर करके मैं बैलेंस कर सकता हूँ इक्वेशंस को। तो इक्वेशंस क्या बैलेंस कर सकता हूँ कि टेंशन प्लस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एक इक्वेशन तो मेरी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में टॉर्क को बैलेंस करूँ, है ना, इस पॉइंट के अबाउट में अगर टॉर्क कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर टेंशन का जो टॉर्क होगा आप ध्यान से देखिए तो आर क्रॉस एफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, और ये जो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, आउटवर्ड होगी। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टी इंटू आर शुड बी इक्वल टू एफ इंटू आर, मतलब ये टी टेंशन का टॉर्क है, तो टी इंटू आर और फ्रिक्शन इंटू आर, एक इक्वेशन ये बन गई। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं जब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो फ्रिक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 2। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 2, और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा है। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा फोर्स ज़्यादा है सर, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और वो पीछे की तरफ होगा। और फ्रिक्शन मैक्स कितना होता है सर, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। दैट मीन्स जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा वो क्या एफ मैक्स लग रहा होगा, और एफ मैक्स क्या म्यू एन होगा, येस सर डेफिनेटली। और म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है सर, 0.4 गिवन है। एम मास आपको गिवन है, सॉरी एम जी के टर्म में लिखना है, तो एम जी इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा सर 1/2। तो ध्यान से देखेंगे तो एम जी बाई 5 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर इज सेपरेटेड बाय पिस्टन इन सच वे दैट द एंट्रोपी ऑफ वन पार्ट इज S1 एंड दैट अदर पार्ट इज S2। बेसिकली एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम में क्या है, उस सिस्टम के 2 पार्ट कर दिए गए, ठीक है, इस तरह से। ये इस पार्ट की जो एंट्रोपी है वो S1 है और इस पार्ट की एंट्रोपी जो S2 है, और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि S1 इज ग्रेटर देन S2 है, मतलब S1 की एंट्रोपी S2 की एंट्रोपी से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये जो बीच में जो वॉल है अगर इसको हटा, या पिस्टन है जो पिस्टन, इस पिस्टन को अगर हटा दिया जाता है तो इस पिस्टन को हटाने पर जो टोटल एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो क्या होगी, हमें क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में जो बोला है गैस है, आइडियल गैस है, वो दोनों में जो गैस है वो क्या है, सेम है। दैट मीन्स दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मैं क्या मान सकता हूँ, एफ और एफ मान सकता हूँ। तो दोनों की सिंपली एंट्रोपी निकाल के टोटल एंट्रोपी मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँगा। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखिए कि गैस 1 के लिए जो एंट्रोपी F/2 N1R, गैस 2 के लिए ये, और टोटल S1 प्लस S2। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके स्टूडेंट्स, आइए करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना।
व्हेन अ सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इंडक्टेंस कैपिटल एन, इट्स कनेक्टेड टू बैटरी। ठीक है, तो बेसिकली आपसे टाइम पूछ रहा है, तो बेसिकली सिंपल यहाँ पर हमें करंट के जो लिए रिलेशन है वो हमें एक्स्टेब्लिश करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, बेसिकली ये रिलेशन होता है। अब करंट के लिए आई इज इक्वल टू आई नोट आई टू दी आई 1 माइनस ई टू दी पावर टी माइनस टाउ। बेसिकली हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो 25% गिवन है। दैट मीन्स जो एनर्जी होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होगी। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर, और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 25% हमें गिवन है मैग्नेटिक एनर्जी। दैट मीन्स क्या, हाफ एल आई स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू 1/4 क्या एल आई डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आई। फिर यहाँ पर पुट करके एलिमिनेट करके हम क्या निकाल लेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। हाँ, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है u इज इक्वल टू हाफ एल आई नोट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर 25% मतलब 1/4 से कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास i और आई नोट में रिलेशन आ जाएगा। और फिर यहाँ पर उसको ये जो हमारा करंट का रिलेशन होता है इसमें पुट करके निकाल लेंगे, तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो L/R ln2। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखो इस सवाल में इन्फॉर्मेशन गिवन है, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर इज इक्वल टू। बेसिकली हमें फ्रैक्शन चेंज इन प्रेशर फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स dp/p ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, और एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो एक्सपेंशन जो गिवन है वो एडियाबैटिक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं p टू दी पावर v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, दोनों साइड क्या करें, मतलब यहाँ पर लॉग ले लें, तो इसको लिख सकते हैं ln p प्लस गामा ln v शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा बेसिकली dp/p प्लस गामा dv/v। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्योंकि हमसे dp/p पूछा है, तो यहाँ से फ्रैक्शन चेंज इन प्रेशर पूछा है, तो dp/p इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा dv/v। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 को राइट टिक करें। सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में आपको दिया हुआ है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और ट्रांजिस्टर के लिए सवाल पूछा गया। तो ट्रांजिस्टर के लिए हमें अल्फा और बीटा का जो फॉर्मूला वो याद होना चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू होता है IC/IE, और बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर IC/IB। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। और हमें एक बात पता है कि जो इमीटर के अक्रॉस करंट होता है IE, वो बेसिकली IB प्लस IC होता है। ठीक है, अब ये जो तीनों रिलेशन है इनको यूज़ करके हम क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं अल्फा और बीटा में, और एज स्टैंडर्ड भी हमें ये याद होना चाहिए, जो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर एंड दिस इज द डिटेल सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल में मुझे सीरीज LCR सर्किट, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is 10 ohm and the capacitive reactance is 4 ohm. The resistance R in the circuit is 6 ohm. बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है और बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस सवाल है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है। ठीक है, तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर cos फाई, है ना, पावर फैक्टर cos फाई, ये बेसिकली होता है R/Z। बेसिकली जो रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस का जो रेशियो है उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस सवाल है। R हमें क्वेश्चन में गिवन है, Z और 6 गिवन है, और यहाँ पे बेसिकली Z इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। हाँ, तो ये 6² प्लस 10 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/√36 प्लस बेसिकली 6 का स्क्वायर फिर से 36, तो 6√2 लिख सकते हैं। तो 6/6√2, 6 से 6 कैंसिल आउट, 1/√2। तो बेसिकली जो पावर फैक्टर यहाँ पर होगा 1/√2 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी Kp एंड K रेस्पेक्टिवली एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। आगे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ
प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल इज 2:1, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पी के पी और के अल्फा का रेशियो। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये हमें पता होना चाहिए एक तो इसके लिए। और दूसरा जो मैग्नेटिक, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये फॉर्मूला भी हमें कहीं ना कहीं याद होगा ही। तो R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एम वी को क्या लिख सकते हैं मोमेंटम और क्यू बी। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। चार्जेस पार्टिकल और मास का रेशियो तो हमें पता ही होता है, एज ए स्टैंडर्ड ऐसे सवाल हमने किए होते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्मूला जो है रेडियस का, ये हमें पता होता ही है। अल्फा और प्रोटॉन का जो मास का रेशियो 4:1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और दूसरा फिर फाइनली हम जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये जो पी स्क्वायर बाई 2m वाला जो रिलेशन है उससे हमने रिलेट करके यहाँ पे 4:1 यहाँ पर हमारे पास आता है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल, द फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम का सवाल है। आपसे पूछा है कि किस एक्सप्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो पाई बाई ओमेगा होगा। बेसिकली टाइम पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, हमें पता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा सर, 2 पाई बाई टी होगा, है ना। और क्वेश्चन में हमें गिवन है पाई बाई ओमेगा, दैट मीन्स 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा डैश जिसके लिए 2 ओमेगा होगा, है ना, जिस भी एक्सप्रेशन के लिए ओमेगा डैश कितना होगा 2 ओमेगा होगा, वही हमारे लिए क्या होगा एसएचएम में जिसका टाइम पीरियड पाई बाई ओमेगा देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2 वाला, ये देखते ही पता लग रहा है 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। इसमें जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डैश, है ना, वो कितनी है 2 ओमेगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको गिवन है, कंसिडर यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल, इट इज बैंड इनटू अ सेमी सर्कुलर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर पासिंग थ्रू द सेंटर। बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर फ्रेम है आपके पास, इसकी मास एम है और लेंथ एल है ना, उसको आपने किसमें सेमी सर्कुलर वायर में बना दिया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो लेंथ एल थी उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, पाई आर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, एल अपॉन पाई हो जाएगा। और हमें पता है कि सेमी सर्कुलर रिंग जो होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर ही होता है अगर मास एम है तो, ठीक है। तो बेसिकली आर की वैल्यू यहाँ से एल की टर्म में एलिमिनेट कर देंगे, तो एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो बेसिकली जो आंसर होगा एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग अराउंड अ सन elliptical orbit is कैपिटल एल वेक्टर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज। बेसिकली एरियल वेलोसिटी से जो बात करना चाह रहा है यहाँ पे, बेसिकली हमें डी बाई डी टी की बात करना चाह रहा है, ठीक है। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। बेसिकली एरियल वेलोसिटी डी बाई डी टी वो एल बाई 2m के इक्वल होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, काइनेमेटिक्स में ग्राफ टू ग्राफ वाला क्वेश्चन है, मतलब एक ग्राफ आपको गिवन है, दूसरा ग्राफ आपको प्लॉट करना है। बेसिकली क्वेश्चन में आपको v और x के बीच में ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपको ग्राफ पूछा है a और x के बीच में। अगर सिंपली ये ग्राफ v और t और a और t में होता तो आप डायरेक्टली देख के कर सकते थे, बट इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के फिर इस ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, vx ग्राफ में अगर आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है यूज़ करना चाहें तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप स्लोप देखें इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप क्या माइनस वी नोट अपॉन एक्स नोट होगा, डेफिनेटली सर। और इंटरसेक्शन जो है सी, यहाँ पर क्या प्लस वी नोट है, ये सर डेफिनेटली प्लस वी नोट है। तो जो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, वो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा आपका सर, वो बनेगा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नोट अपॉन एक्स नोट और ये x प्लस वी नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आया एक्चुअल में। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन जब तक नहीं आएगा हमारे पास, तब तक हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें फिर क्या चाहिए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है v dv बाई dx होता है। अब ये रिलेशन तो हमें याद होता ही है, एज ए स्टैंडर्ड
डिवाइडेड, तो बस हमें क्या करना है, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी नहीं, फिर डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाएगा और फिर हम देख लेंगे कि ये कौन सा ग्राफ है जो सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। ये बेसिकली यहाँ पर वही ए वी डी वी बाई डी एक्स यूज़ करेंगे, मतलब ये जो v यहाँ पर कैलकुलेट किया था हमने उसको यहाँ पर पुट करके और फिर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये सिंपली कैलकुलेशन से आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर इसका v नोट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव और इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो फाइनल रिलेशन है उसमें आपको स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है और डिस्प्लेस और इंटरसेप्शन क्या है, नेगेटिव मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन 4 है वो ओनली यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 4 ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। बाकी और ग्राफ आप देख सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऑप्शन 4 ही करेक्ट है क्योंकि इसी में स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेज ऑफ लाइट नामली रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर इंसिडेंट ऑन द फेस पी क्यू राइट एंगल प्रिज्म। बेसिकली प्रिज्म का सवाल है और उसमें लाइट इंसिडेंट हो रही, सिंपल, एक ब्लू कलर है, एक ग्रीन कलर, रेड कलर है। आपको इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो कौन सा कलर है जो पी आर फेस से बाहर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें टी आर की कंडीशन चेक करनी होगी क्योंकि टी आर क्या होता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, और यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम 1 है तो 1 अपॉन ये बेसिकली ये हो जाएगा सर म्यू हो जाएगा। ठीक है, और बस बेसिकली हमें ये चेक कर लेना है कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू जो सिचुएशन है उससे जो म्यू की वैल्यू है वो क्या आ रही है, अगर उससे जो सेटिस्फाइड करेगी वो कलर पास नहीं होगा, है ना। बाकी देख लेते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। आइए यहाँ पे बेसिकली टी आर के लिए आई 45, तो यहाँ पर आपने देखा कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.414 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि सिर्फ रेड कलर के लिए पॉसिबल है। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी। बेसिकली आरएमएस स्पीड और जो एवरेज स्पीड है ना, दोनों वेलोसिटी के अगर सिर्फ फॉर्मूले भी पता है उनका रेशियो भी आप निकाल लोगे तो ये सवाल आपका देखते ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो फटाफट से देख लीजिए। VRMS का जो फॉर्मूला होता है ये √3RT/m होता है, ये सबको पता होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला √8RT/πm होता है। बस बेसिकली इनका रेशियो निकाल देना है, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, वो सिंपल सा सवाल है, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और एक जो पोटेंशियल फील्ड है वो ये है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा रेडियस और वेलोसिटी के बीच में। तो ध्यान से देखिए, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा ये पोटेंशियल फील्ड। ठीक है, तो ये पोटेंशियल फील्ड फोर्स हमें फाइंड आउट करना, तो हमें पता है F इज इक्वल टू -du/dr होता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -c/r²। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो F का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर कितना हो गया सर, c/r²। और जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन करने के लिए वो mv²/r शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स c/r²। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा कि v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r और r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v²। तो हम देखेंगे कि जो रिलेशन बन रहा है वो हाइपरबोलिक बन रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। तो ऑप्शन 1 को हम राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेसिकली जो सवाल है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड थ्योरेटिकल सवाल है ना। फर्स्ट ऑप्शन बोला इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट वेयर्स मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड एट इट्स एंड एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीट स्ट्रेट एंड कन्फाइंड, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लाइंस आर कम्प्लीटली कन्फाइंड विद इन अ टोरॉइड, बिल्कुल सही बात है, टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है कन्फाइंड होता है। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल, ये इनकरेक्ट हो गया कि जबकि पैरेलल होती है। डी ऑप्शन ई ऑप्शन की बात करें
जो सस्पेसिबिलिटी होती है वो उसकी वैल्यू परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म के लिए -1 होती है। ये करेक्ट ऑप्शन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो होगा 3 करेक्ट होगा। सी एंड ई दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1 × 10⁷ meter per second. The proton having the same speed are used instead of electron. Then the resolving power of the scanning proton microscope will be changed by। देखो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होती है, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और लैम्डा जो है वेवलेंथ वो एम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अगर इसको रिलेशन को यूज़ करें तो रिजॉल्विंग पावर बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम के। तो बेसिकली क्वेश्चन में जो हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व कर लें। तो क्योंकि मास हमें गिवन है, प्रोटॉन के गिवन है, तो सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। देखिए बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उनका जो रेशियो है उससे हमारे पास यहाँ फाइनली 1837 आ जाता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ स्पिन इज इंक्रीज सच दैट द बॉडीज एट इक्वेटर स्टार्ट फ्लोटिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी अप्रोक्सीमेटली, मतलब टाइम पीरियड ऑफ द डे आपसे पूछा है। तो बेसिकली इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको क्या कर लेना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, यहाँ, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड है। अर्थ का रेडियस हमें पता है ना, पाई की वैल्यू पता है, और ये G10 हम यूज़ करेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट 84 मिनट्स कैलकुलेट करने पर आता है। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट इंटीजर टाइप के सवाल। ये फर्स्ट इंटीजर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ आर थिकनेस हैविंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 ओम सेंटीमीटर एंड 3 ओम सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपसे पूछा है कि इफेक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होगी और वैल्यू ऑफ रो आपको बतानी है नियरेस्ट इंटीजर में। बेसिकली पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट तो जो होगा बेसिकली वो R1 R2 अपॉन R1 + R2 होगा डेफिनेटली। ठीक सर, अब बेसिकली जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी टर्म में रेजिस्टेंस जो होता है वो ρl/a होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालनी है R, तो RL अपॉन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या लग रहे हैं, पैरेलल में। दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या मान लेता हूँ, सेम मान लेता हूँ। जैसे कि सपोज करो ये 2 सिलेंड्रिकल मेरे पास रेजिस्टेंस है ना, दोनों आपस में क्या लग रहे हैं, इस तरह से पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन है, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका भी क्रॉस सेक्शन है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 2a। और लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, आपस में क्या कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये ρl/2a हो जाएगा। R1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, RL अपॉन इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 कैलकुलेट मान लेता हूँ अपॉन a, तो क्रॉस सेक्शन सेम है, ρ2l अपॉन a। यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, अपॉन नीचे प्लस का साइन है, तो ρ1l अपॉन a प्लस ρ2l अपॉन a। इसको सॉल्व करके यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो रो यहाँ पर कैलकुलेट करके आएगा 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ρ1 और ρ2 गिवन है, कितने गिवन है, ये 6 ओम सेंटीमीटर और 3 ओम सेंटीमीटर। तो 6 × 3 18, 18 डिवाइड बाई 9 इंटू 2, बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फाइनली ये जो सॉल्व करने पर आएगा वो कितना आएगा, 4। तो फाइनली ये आंसर 4। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स with a spring of length 8 meter and the force constant 100 Newton per meter. The length of the compressed spring is x meter. The value of x is nearest integer. बेसिकली एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग क्या है कि इस तरह से है, और इस स्प्रिंग पर जाके क्या कर रही है, बॉल जाके टकरा रही है ना। तो ये बॉल जब टकरा रही है, इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो आपको कितनी गिवन है, इनिशियल लेंथ 8 मीटर गिवन है। ठीक है, अब ये बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जाके इससे जाके टकरा रही है, तो ये बात कंफर्म है कि इसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। कब तक कंप्रेस करेगी, जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती, 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हाफ kx²। तो उस कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं कि हाफ mv² शुड बी इक्वल टू हाफ kx²। ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन में जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4, v स्पीड गिवन है 10 का स्क्वायर, मतलब 100 × k हमें गिवन है 100 × x²। तो आप ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 मीटर आ गई, क्योंकि डेटा हमें जो गिवन है वो मीटर में गिवन है। ठीक है,
तो ये जो 2 मीटर ये आंसर नहीं है, हमें पूछा है कि टोटल 8 मीटर थी, कंप्रेशन कितना हुआ 2 मीटर कंप्रेशन हुआ, तो अब जो लेंथ बची होगी स्प्रिंग की मतलब कंप्रेस्ड होने के बाद वो लेंथ कितनी होगी 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो फाइनल आंसर विल बी 6 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत बेसिक सा सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का सवाल है। मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन 0 शब्द शो करता है जब ये बैलेंस्ड होता है, और हमें पता है कि हम क्या P/Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं R/S। ठीक है, टोटल थ्रेड की लेंथ जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग दी हुई है, इसकी जो लेंथ है वो 72 सेंटीमीटर है। देखो लिखा हुआ है, वायर जो दिया हुआ है इसकी लेंथ कितनी दी है 72 सेंटीमीटर दिए हुआ है, तो 12/6 इज इक्वल टू ये वाली लेंथ x अपॉन 72 माइनस x हो जाएगा वो वाली लेंथ। भाई x से तो ये वाली लेंथ कितनी जाएगी, ये वाली लेंथ 72 माइनस x हो जाएगी। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 72 इंटू 2 माइनस 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 72 इंटू 2, तो बेसिकली x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर होगा 48 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड से रिलेटेड सवाल है। सिंपल आपको बोला है कि यहाँ पर एक पिस्टन है, उसके ऊपर 24 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो नीचे से जो वाटर एग्जिट होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। बेसिकली यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन और यहाँ मतलब दोनों सिचुएशन पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा कर बैलेंस करना है और फाइनली वेलोसिटी निकालनी है। बस एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो फोर्स ये 24 kg वजह से फोर्स जो होगा यहाँ पर F इज इक्वल टू mg/a हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेशर हम लिखते हैं उसमें mg/a ये वहाँ पर प्रेशर और हमें कंसिडर करना होगा। बाकी इसको कंसिडर करके हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये P0 प्लस mg/a प्लस ρgh प्लस हाफ ρv², ये टॉप पर हमने लिखा बर्नौलीज इक्वेशन से, और ये बॉटम पर लिखा। तो फाइनली जब सॉल्व किया तो v की वैल्यू जो आई वो 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हमारे साथ कैलकुलेट होकर आई। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, इसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जो है करंट गेन कैलकुलेट करना है। बेसिकली करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ठीक है, बेसिकली जो हमें इस तरह के क्वेश्चन जब करने होते हैं तो यहाँ पर हमें करंट गेन निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो जो है, ये आप ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस पर IC है और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो IB है, इनका जो डिफरेंस है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इन दो में से किसी डिफरेंस देख लेता हूँ तो डेल्टा IC मिल जाएगा, तो 4 - 2 बेसिकली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिफरेंस जो है वो किस में, मिली एम्पियर में, तो 2 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अपॉन ये जो हमें गिवन है IB, ये जो गिवन है 20 - 10, बेसिकली ये डिफरेंस कितना हो जाएगा सर 20 - 10 दैट इज इक्वल टू 10, और ये किस में गिवन है माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऊपर 200 बचेगा। तो फाइनली आंसर जो करंट गेन होगा वो यहाँ पर कितना होगा 200। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस ऑफ स्फेयर गिवन है, और इसका वॉल्यूम में जो चेंजेस होगा परसेंटेज चेंज वो हमसे पूछा है। तो हमें पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, और 4/3 πr³ होने की वजह से जो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज है डेल्टा V/V इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा R/R इंटू 100 हो जाएगा। यस सर, डेफिनेटली। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में देख के पता लग जाएगी। देखिए 3 इंटू डेल्टा R कितना होगा 0.85 अपॉन R की वैल्यू कितनी 7.5 इंटू 100। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद ये फाइनली 34% आ जाता है। तो फाइनल आंसर होगा 34%। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सवाल है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सिंपल कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मतलब आपसे पूछा है कि चेंज इन मोमेंटम बताओ कहाँ इनिशियल पॉइंट A और B के बीच में, और वो ये दिया हुआ है तो x की वैल्यू गिवन, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो इनिशियल में हमें वेलोसिटी जो है और फाइनल वेलोसिटी है, बस इसको वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना आना चाहिए। बाकी सवाल में और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम A वेक्टर और B वेक्टर, वेलोसिटी एट A वेक्टर और वेलोसिटी एट B वेक्टर अगर अपन सही से लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो VA और VB, यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल बात ये भी है कि VA और VB में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा,
एक कंपोनेंट का डिफरेंस होगा, क्योंकि v है जो वेलोसिटी है, अगर मैं उसको लिखूं तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 5√2, कितना गिवन है 5√2, और ये वाला कंपोनेंट इसका cos 45 होगा, तो cos 45 से √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 i कैप और j कैप में जो होगा कंपोनेंट वो होगा प्लस 5 j कैप, तो v है तो 5 i कैप प्लस 5 j कैप हो जाएगा। और vb की अगर मैं बात करूँ तो vb में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, आप ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी होगी ये ऐसे होगी, तो फाइनली जो मैग्नीट्यूड है 5√2 ही होगा, ठीक है। बस ये जो कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, बाकी आई वाला तो अभी भी वही रहेगा, दैट मीन्स 5 आई कैप और ये वाला -5 जे कैप, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस यहाँ पर वेलोसिटी में आएगा। अब ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने में हमें कौन सी परेशानी आने वाली है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए कर देंगे, मोमेंटम एट पी एंड मोमेंटम एट ए। तो मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, मास की वैल्यू क्वेश्चन में 5 ग्राम गिवन है, तो 5/1000 हो जाएगा, और इसको कॉमन ले लूँ, वी बी माइनस वी ए लिख दूंगा, तो 5 आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप माइनस ऑफ 5 आई कैप और माइनस ऑफ 5 जे कैप, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आई कैप से आई कैप और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसको फाइनली सॉल्व करूँगा, तो सॉल्व करने पर इसका जो कंपेयर करूँगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे cos 45 sin 45, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 हट जाएगा, तो फाइनली आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 माइक्रो कूलम चार्ज एंड प्लेस्ड एंड वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में अगर टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, इंडिविजुअल अलग अलग चार्ज पार्टिकल की वजह से जो 1 कूलम चार्ज पार्टिकल है जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, उस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और फिर कंपेयर करके एक्स की वैल्यू बता देनी है। तो सिंपली आप ध्यान से देखिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबके अलग अलग की वजह से चार्ज पार्टिकल के फोर्स निकालेंगे, फिर नेट निकालेंगे, जो हमें यहाँ पर एपी जीपी यूज़ करनी है वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, नेट फोर्स निकाल के कंपेयर करके फाइनली आंसर दे देंगे, और इसका करेक्ट आंसर होगा 12। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताया, टीवी ट्रांसमिशन टावर एंटीना एट हाइट ऑफ 20 मीटर, सपोज दैट द रिसीविंग एंटीना इज एट अ ग्राउंड लेवल एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो आपको बताना है इंक्रीज इन रेंज एंड रिलेटिव द केस 1% में। बेसिकली जब भी एंटीना वाले सवाल जब पूछा जा रहा है तो उसमें आपको जो डी कैलकुलेट करना होता है, रेंज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखें 2RH प्लस 2RHR। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसमें HT जो है हाइट ऑफ टावर है, और HR जो ग्राउंड पर जो रिसीवर है उसकी जो हाइट है वो क्या है। तो क्या करें, जो दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले तो ग्राउंड लेवल के लिए मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या करें, HT की वैल्यू तो कितनी रखें 20 मीटर रखें, और HR कितना रखें सर 0, क्योंकि ग्राउंड पर हाइट ऑफ रिसीवर कितनी होगी 0 होगी, तो उससे हमारे पास D आ जाएगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में क्या करें सर, सेकेंड इन्फॉर्मेशन में हाइट ऑफ टावर क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ टावर थोड़ी चेंज हो रही है, हाइट ऑफ रिसीवर चेंज हो रही है, रिसीवर की हाइट कितनी है 5 मीटर, तो HR की वैल्यू क्या रखेंगे 5। तो ये दोनों फॉर्मूले में 2 बार वैल्यू पुट करके जो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उसके लिए परसेंटेज चेंज का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, D2 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100। बेसिकली जो D है वो रेंज है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, बाकी करना यही है। देखिए वही यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट केस में यहाँ पर ये इस तरह से सॉल्व किया तो ये 16 किलोमीटर आ गया, सेकंड केस में कितना आ गया 24 किलोमीटर आ गया सॉल्व करने पर, और फिर जो दोनों वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर हमने देखा कि जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है 50%। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का। इस क्वेश्चन में गिवन है, गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 286 किलोमीटर पर सेकेंड, द शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन एट 639 नैनोमीटर इज। बेसिकली हमें शिफ्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए डॉपलर शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। डॉपलर शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा, मतलब वेवलेंथ में जो शिफ्ट के लिए फॉर्मूला होता है VR/c इंटू लैम्डा। बेसिकली VR यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है, C स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा हमें जो क्वेश्चन में शिफ्ट वेवलेंथ गिवन है, सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, पुट करेंगे तो ये सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻⁻10 आता है। और इंटीजर टाइप का सवाल है, इसमें हमें कंपेयर करना है एक्स की वैल्यू से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।